बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक दिस इज मुनीर अहमद। डियर स्टूडेंट्स, हम क्रोमोसोम्स एंड डीएनए के चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं और इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जो है डीएनए रेप्लिकेशन। डियर स्टूडेंट्स, इससे जो प्रीवियस लेक्चर मैंने दिया वो इसी पे दिया कि डीएनए रेप्लिकेशन क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, और जो डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में 3 मॉडल्स हैं, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, कंजर्वेटिव मॉडल एंड डिस्पर्सल मॉडल। इन 3 मॉडल्स को मैंने डिटेल से डिस्कस किया विद डायग्राम और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को भी हमने हाईलाइट किया था। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा तो पहले तो मैं वो रेकमेंड करूंगा कि उस लेक्चर को देख लें ताकि इस लेक्चर को समझने में आपको कोई भी परेशानी ना हो, क्योंकि यह जो लेक्चर है जिसमें हम मिसेल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करेंगे, यह जो मिसेल्सन या स्टाल एक्सपेरिमेंट है यह इस क्वेश्चन का आंसर है कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव मॉडल से होती है, कंजर्वेटिव मॉडल से होती है या डिस्पर्सल मॉडल से होती है। तो इन क्वेश्चन को समझने से, इस एक्सपेरिमेंट को समझने से पहले आपके लिए जरूरी है पहले इन तीनों का कांसेप्ट आपके पास हो। अगर मैं प्रीवियस लेक्चर की समरी आपके सामने पेश करूं तो कुछ यूं है, डीएनए 3 मॉडल्स डीएनए की रिप्लिकेशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। एक को सेमी कंजर्वेटिव मॉडल कहते हैं। सेमी कंजर्वेटिव मॉडल यह है कि फॉर एग्जांपल ये पेरेंटल डीएनए है। पेरेंटल डीएनए यानी 2 स्ट्रैंड्स होंगे, जाहिर सी बात है डीएनए डुप्लेक्स की फॉर्म में होता है, तो एक स्ट्रैंड इलादा हो जाएगा, दूसरा पेरेंटल स्ट्रैंड इलादा हो जाएगा और इन स्ट्रैंड के साथ, इस स्ट्रैंड के साथ भी एक नया स्ट्रैंड बन जाएगा और इस पेरेंटल स्ट्रैंड के साथ भी नया स्ट्रैंड बन जाएगा। जैसा कि मैंने यहां पे डायग्राम में रेड से पेरेंटल को शो किया हुआ है और ये ग्रीन से मैंने जो न्यू स्ट्रैंड बन गया है उसको शो किया हुआ है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि इसको हमने सेमी कंजर्वेटिव मॉडल का नाम दिया। क्यों सेमी कंजर्वेटिव का नाम दिया? इस वजह से क्योंकि सेमी कहते हैं हाफ को, कंजर्वेटिव मीन महफूज है। तो इसका यह मतलब है कि हाफ डीएनए यानी सिंगल स्ट्रैंड कंजर्व हो चुका है और दूसरे सेल में भी सिंगल स्ट्रैंड पेरेंट का कंजर्व हो चुका है। दूसरा जो मॉडल था कंजर्वेटिव मॉडल था। कंजर्वेटिव मॉडल यह था कि जब डीएनए डुप्लीकेट होता है तो जो पेरेंटल डीएनए है वो वैसे का वैसा होता है, उसके साथ एक बिल्कुल नया डीएनए स्ट्रैंड स्टेब्लिश हो जाता है। इस मॉडल को हम कंजर्वेटिव मॉडल कहते हैं। कंजर्वेटिव मॉडल का यह मतलब हुआ कि एक जो पेरेंटल डीएनए है कंप्लीटली एक सेल में कंजर्व हो जाएगा और दूसरे सेल में नया डीएनए आ जाएगा। इसके बाद जो थर्ड मॉडल था डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में वो है डिस्पर्सल मॉडल। डिस्पर्स कहते हैं टूटना, बिखरना। तो इसका क्या मतलब हुआ? डिस्पर्सल मॉडल यह कहता है कि डीएनए जब डुप्लीकेट होता है, रिप्लिकेट करता है, तो उसके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बनते हैं और छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स और नए न्यूक्लियोटाइड जो सिंथेसाइज होते हैं, न्यू फ्रेगमेंट्स, वो और पुराने पेरेंटल के आपस में मिक्स हो जाते हैं और इस तरह जो है ये रेप्लिकेट होता है। जैसा कि मैंने रेड से पेरेंटल के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स को शो किया हुआ है, जबकि ग्रीन से मैंने न्यू सिंथेसाइज फ्रेगमेंट्स को शो किया हुआ है। तो डिस्पर्सल मॉडल यह है कि न्यू फ्रेगमेंट्स जो सिंथेसाइज्ड हुए हैं और जो पेरेंटल फ्रेगमेंट्स हैं उनका मिक्सचर बन जाता है। तो इस मॉडल को डिस्पर्सल मॉडल कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूं, जरा गौर से सुनिएगा, फोकस कीजिएगा कि ये 3 मॉडल्स तो हमने प्रीवियस क्लास में डिटेल से डिस्कस किए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स जरा फोकस कीजिएगा, क्या सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ठीक है?
क्या कंजर्वेटिव मॉडल ठीक है, क्या डिस्पर्सल मॉडल ठीक है। 3 मॉडल्स हैं, इनमें से ठीक कौन सा है और गलत कौन से हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो आंसर है, आंसर देने के लिए मिसेल्सन एंड स्टाल ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उन्होंने एक्सपेरिमेंट से यह प्रूव करने की कोशिश की कि इनमें से कौन सा मॉडल ठीक है, यानी डीएनए रिप्लिकेशन कैसे होती है। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स, आपको यह कंसेप्ट क्लियर हो गया है कि जो मिसेल्सन और स्टाल ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया वो क्यों किया। इसकी अगर हम इंट्रोडक्शन देखें तो मैथ्यू मिसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टाल ने ये जो एक्सपेरिमेंट है 1958 में परफॉर्म किया। ये आप लोग साथ साथ नोट भी करें ताकि आपके लिए नोट्स भी बन जाए। कहां पे किया? कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इस इंस्टीट्यूट कैलिफोर्निया में इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया 1958 में, यह बात प्रूफ करने के लिए कि इन तीनों में से कौन सा मॉडल ठीक है, डीएनए कैसे रेप्लिकेट होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, एक्सपेरिमेंट इसको जाने समझने से पहले कुछ 2 पॉइंट्स हैं उसको समझ जाएं। डियर स्टूडेंट्स, हम केमिकल स्ट्रक्चर्स को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि डीएनए की केमिकल स्ट्रक्चर क्या है। तो हमने ये कहा था कि जो डीएनए होता है वो स्मॉल यूनिट से मिलकर बनता है और उन स्मॉल यूनिट्स का नाम क्या है डियर स्टूडेंट्स? इन स्मॉल यूनिट्स का नाम न्यूक्लियोटाइड है। सो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर डीएनए की स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर भी हमने कहा था 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक कंपोनेंट को हमने नाइट्रोजीनस बेस का नाम दिया था, NB से मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं शॉर्ट फॉर्म में। NB का यहां पे आपने ये समझना है नाइट्रोजीनस बेस। दूसरा जो कंपोनेंट था वो पेंटोज शुगर था और जो तीसरा कंपोनेंट था वो फास्फेट था। तो डियर स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या डीएनए के अंदर नाइट्रोजन पाई जाती है? तो डेफिनेटली आप देखें नाइट्रोजीनस बेस क्या है। अगर आपको स्ट्रक्चर याद हो तो नाइट्रोजीनस बेस की जब हम स्ट्रक्चर ड्रा कर रहे थे तो उसमें नाइट्रोजन भी थी। तो इसका यह मतलब हुआ कि जो डीएनए है, डीएनए के अंदर नाइट्रोजीनस बेस है, तो इट्स मींस के डीएनए के अंदर नाइट्रोजन होती है। क्लियर है? अब जर्नल में आपको बता रहा हूं इससे हटकर कि जो नाइट्रोजन है उसके 2 आइसोटोप्स पाए जाते हैं। एक को हम नाइट्रोजन के N14 आइसोटोप कहते हैं और दूसरा जो आइसोटोप है उसको N15 कहते हैं। नेचुरली N14 पाया जाता है। तो 2 आइसोटोप्स आपने अपने माइंड में रखने हैं क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट में यूज होंगे। एक को N14 कहते हैं और सेकंड को, जो दूसरा आइसोटोप है नाइट्रोजन का, उसको N15 कहते हैं। N14 जो है ये लाइटर होता है, हल्का होता है, जबकि N नाइट्रोजन 15 का जो ये वाला जो आइसोटोप है ये हैवी होगा, थोड़ा सा भारी होगा। क्लियर है? ये आपने यहां पे ये पॉइंट्स नोट करने हैं। अब इस बात को प्रूफ करने के लिए कि मॉडल कौन से ठीक है इन तीनों में से, मिसेल्सन एंड स्टाल ने इस बात को प्रूफ करने के लिए इकोलाई बैक्टीरिया लिया। इकोलाई बैक्टीरिया लेने के बाद उन्होंने इकोलाई, फॉर एग्जांपल ये इकोलाई बैक्टीरिया है, इसकी यूं में शेप बना देता हूं। फॉर एग्जांपल ये 2 बैक्टीरिया हैं, 2 तो होते नहीं है, तो वैसे मैं जर्नली आपको कह रहा हूं क्योंकि थाउजेंड्स के हिसाब से एक पेट्री डिश पे होंगे। फॉर एग्जांपल मैंने 2 ड्रा किए आपको समझाने के लिए। फॉर एग्जांपल ये पेट्री डिश है। पेट्री डिश वो डिश होती है जिसके ऊपर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कल्चर करवाते हैं। कल्चर मीन उनकी ग्रोथ करवाते हैं, उनकी रिप्रोडक्शन करवाते हैं।
सो हमने एक पेट्री डिश ली। पेट्री डिश लेने के बाद उसमें हमने बैक्टीरिया डाले, और बैक्टीरिया का नाम डियर स्टूडेंट्स क्या है? हमने इकोलाई बैक्टीरिया डाले। क्लियर है? इकोलाई बैक्टीरिया डालने के बाद जो हमने इसके अंदर कल्चर मीडियम डाला, यहां पे जो कल्चर मीडियम डाला, ये कल्चर मीडियम में N14 आइसोटोप भी था। क्लियर है? तो यही पॉइंट मैंने ये लिखा हुआ है कि कल्चर मीडियम फॉर इकोलाई विद N14। तो डियर स्टूडेंट्स मुझे ये बताइए, अगर ये बैक्टीरिया हैं तो क्या बैक्टीरिया के अंदर डीएनए नहीं होगा? तो डेफिनेटली बैक्टीरिया के अंदर भी डीएनए होगा। तो N14 जो आइसोटोप है वो बैक्टीरिया के जो डीएनए है उसके साथ इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, यानी मिल जाएगा। क्लियर है? अच्छा जी, इसके ये तो एक पॉइंट क्लियर हो गया कि पेट्री डिश ली, उसमें बैक्टीरिया लिया, बैक्टीरिया में उन्होंने नाइट्रोजन 14 के आइसोटोप डाले कल्चर मीडियम में। तो जितने भी यहां पे अब बैक्टीरिया होंगे, जितनी भी जनरेशन्स नई बनेंगी, तो उनके अंदर बैक्टीरिया के डीएनए के अंदर N14 आइसोटोप होगा। क्लियर है? फिर जो मिसेल्सन और स्टाल ने किया, एक दूसरी पेट्री डिश ली और दूसरी पेट्री डिश पर उसने फॉर एग्जांपल ये बैक्टीरिया डाले और कल्चर मीडियम भी डाला, लेकिन इस कल्चर मीडियम में उसने N14 नहीं डाला जबकि N15 डाला। तो डियर स्टूडेंट्स अब मुझे जरा बताइए क्या होगा? जब इन्होंने N15 डाला तो जाहिरी सी बात है इनके अंदर जो बैक्टीरिया के अंदर डीएनए होंगे वो N15 के साथ इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे। तो इसका यह मतलब हुआ जो N14 वाले कल्चर मीडियम में थे तो उनका डीएनए भी N14। क्लियर? जो बैक्टीरिया N15 के कल्चर मीडियम में थे तो उनके अंदर डीएनए भी N15 वाला है। लेकिन यह बात याद रखिए कि हम अगर कल्चर मीडियम में N15 पुट करेंगे तो एकदम से इनकॉर्पोरेट नहीं हो जाएगा, बल्कि डीएनए बैक्टीरिया की ये प्रॉपर्टी है कि वो हर 20 मिनट बाद अपनी कॉपी बनाता है, यानी कि डीएनए कॉपी बनाता है। तो जो नए नए डीएनए बनते जाएंगे उन डीएनए में ये कल्चर मीडियम वाला N15 वाला आइसोटोप होगा। क्लियर है? तो अब इसका पॉइंट देखिए, कल्चर मीडियम फॉर इकोलाई विद N15। इधर जो बैक्टीरिया की कल्चर करवाई इस मीडियम में हमने N15 डाला। N15 है क्या? नाइट्रोजन N15 इज हैवी आइसोटोप। आफ्टर 40 जनरेशन 15N यानी नाइट्रोजन का जो 15 वाला आइसोटोप है इनकॉर्पोरेटेड इन डीएनए। इस पेट्री डिश के अंदर बैक्टीरिया ने रिप्लिकेशन की, फिर की 15 जनरेशन गुजर गई। तो अब जो नए बैक्टीरिया जो मौजूद थे, पुराने तो मर चुके थे, जो मौजूद थे उनके अंदर डियर स्टूडेंट्स जो डीएनए होगा वो कौन सा होगा? वो N15 वाला होगा, क्योंकि कल्चर मीडियम में N15 डाला हुआ है। क्लियर है? अब इसके बाद एक और पॉइंट आप क्लियर कर लें। इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए उसने एक टेस्ट ट्यूब ली। टेस्ट ट्यूब के अंदर उसने सीजियम क्लोराइड का सॉल्यूशन डाला। सीजियम क्लोराइड का सॉल्यूशन क्यों डाला? क्योंकि इट क्रिएट डेंसिटी ग्रेडियंट, क्योंकि ये डेंसिटी ग्रेडियंट जो है वो क्रिएट करता है। अब मुझे पता है आपको समझ नहीं आई कि सर ये क्या बता रहे हैं कि क्रिएट डेंसिटी ग्रेडियंट। डेंसिटी ग्रेडियंट का ये मतलब है, फॉर एग्जांपल जब इसके अंदर सीजियम क्लोराइड डाला गया इस ट्यूब के अंदर और इसको सेंट्रीफ्यूज करवाया गया तो इसके अंदर डेंसिटी ग्रेडियंट क्रिएट हो गया। डेंसिटी ग्रेडियंट का यह मतलब है कि जो डेंस पार्ट है वो नीचे बैठ गया
उससे जो हल्का पार्ट है वो ऊपर बैठ गया, उससे जो हल्का और उससे हल्का और उससे हल्का ऊपर बैठ गया, ऊपर चला गया, और बॉटम पे कौन सा हो गया, जो डेंस था। तो इसको हम कहते हैं डेंसिटी ग्रेडियंट, यानी डेंसिटी में डिफरेंस, ग्रेडियंट में डिफरेंस। तो डेंसिटी ग्रेडियंट डिफरेंस क्रिएट हो गया सेंट्रीफ्यूज करवाने के बाद। तो अब जरा गौर से सुनिएगा डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर अगर हम किसी भी हैवी चीज को डालेंगे, भारी चीज को डालेंगे, तो भारी चीज ज्यादा नीचे जाएगी या हल्की चीज नीचे जाएगी। तो डेफिनेटली आप इस टाइम ये कह रहे होंगे कि सर जिसका वेट ज्यादा होगा वो नीचे जाएगी, जो डेंस पार्ट होगा वो नीचे जाएगा, जिसका वेट या डेंसिटी कम होगी वो ऊपर होगी, और उस इससे डेंसिटी जिसकी कम होगी और ऊपर होगी, और इससे डेंसिटी जिसकी कम होगी और ऊपर होगी। तो मीन्स के सबसे जो डेंस है वो किधर जाएगा, नीचे, उससे कम डेंस ऊपर, उससे कम डेंस ऊपर, उससे कम डेंस ऊपर। क्लियर है? ये पॉइंट अगर आपका क्लियर है तो इट्स मीन्स के आप बात को समझ जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इसके अंदर, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर N15 वाला, यहां से जो N15 वाला डीएनए था, फॉर एग्जाम्पल इसको इमेजिन करें, ये एक साइड जो है वो N15 वाले डीएनए बैक्टीरिया की है, और ये जो दूसरी साइड है ये N14 वाले बैक्टीरिया यानी N14 वाले डीएनए की है। अगर लेट्स सपोज मैं N15 को इस टेस्ट ट्यूब में डालता हूं, फिर सेंट्रीफ्यूज करवाऊंगा, तो डियर स्टूडेंट्स मुझे यह बताइएगा कि N15 वाला नीचे बैठेगा या N15 वाला ऊपर होगा। तो डेफिनेटली आप कहेंगे N15 वाला हैवी है, H मीन हैवी है, तो N15 वाला नीचे बैठेगा। क्लियर है? अगर मैं इसके अंदर N14 वाला डीएनए अगर पुट करूं, तो मुझे यह बताएं N14 वाला हल्का है, तो N14 वाला N15 से नीचे बॉटम पे होगा या N15 से ऊपर होगा? तो डेफिनेटली आप यही कह रहे हो कि जो हल्का है वो भारी से ऊपर होगा। सो N14 वाला लाइट है, सो ये N14 वाला अपना बैंड इधर बनाएगा। क्लियर है? ये पॉइंट आपको बताना जरूरी था इस प्रोसेस को समझने के लिए। N15 भारी है तो बॉटम पे बैठेगा, N14 हल्का है तो लाइटर रीजन में जाएगा और अपना बैंड बनाएगा, और हमें क्लियर नजर आएगा कि इसका बैंड इधर बन गया है। लेकिन एक क्वेश्चन सुनिएगा, मैं कहता हूं कि N15 वाला भी मौजूद है और N14 वाला भी मौजूद है। अगर एक डीएनए के अंदर N14 वाला स्ट्रैंड भी है, N15 वाला स्ट्रैंड भी है, यानी कि दोनों स्ट्रैंड्स हैं, तो वो नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा? तो डेफिनेटली आप कहेंगे कि सर वो इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट रीजन में जाएगा, क्योंकि ना वो N14 में जाएगा ना N15 में जाएगा, क्योंकि उसमें दोनों स्ट्रैंड्स हैं। क्लियर है? अब डियर स्टूडेंट्स इस पॉइंट को समझते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए उसको इकोलाई चाहिए थी। कल्चर मीडियम उसने लिया जिसमें उसने N15 और N14 के आइसोटोप यूज किए, सीजियम क्लोराइड सोल्यूशन डाला, पेट्री डिश ली, टेस्ट ट्यूब ली, सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए यूज किया और कंप्यूटर देखने के लिए यूज किया। अब उसने क्या किया, उसने जो मिसेल्सन और स्टाल्न था, उसने 3 पेट्री डिशेस लिए। कितनी लिए? 3 पेट्री डिशेस, और 3 पेट्री डिशेस में उसने N14 वाले बैक्टीरिया डाल दिए। क्लियर है? यानी कि ये वाले बैक्टीरिया उसने 3 पेट्री डिशेस में डाल दिए। डालने के बाद यहां इससे पहले एक पॉइंट सुनिए, वो ये है कि इकोलाई रिप्लिकेट आफ्टर एवरी 20 मिनट, कि इकोलाई की ये एबिलिटी है कि हर 20 मिनट बाद अपनी कॉपी बनाता है। यानी ये समझें कि फॉर एग्जांपल ये बैक्टीरिया है, तो हर 20 मिनट बाद ये एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया बन जाते हैं।
क्लियर है? तो इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 20 मिनट है। तो इसका मतलब है कि डीएनए भी रिप्लिकेशन 20 मिनट बाद होती है। ये अभी आपको समझ आएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, उसने 3 डिशेस लिए और 3 पैटी डिशेस में उसने N14 वाले बैक्टीरिया या N14 वाले डीएनए उसने डाले हुए, N14 वाले बैक्टीरिया डालने के बाद उसने क्या किया, N15 वाले उसने इसमें भी डाला, N15 वाला उसने इस पैटी डिश में भी डाला, N15 वाला उसने इस पैटी डिश में भी डाला। तो इसका क्या मतलब हुआ, 15N कल्चर इकोलाइट ट्रांसफर्ड इनटू N14, यानी कि N15 के कल्चर वाला N14 में पुट किया। सो यहां पे अब N15 भी डाल दिया। अब मिक्सचर बन चुका है। क्लियर है? अब उसने क्या किया कि जो ही उसने N15 वाला इस पैटी डिश ए में पुट किया, फॉर एग्जांपल ए में पुट किया, तो ए में डालने के साथ ही उसने यहां से मटेरियल लिया, लेने के बाद उसने इसको टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। क्लियर है? अब इस पॉइंट को मैं अगेन रिवाइज कर रहा हूं, मैं भी आपको समझ ना आई हो। उसने क्या किया, N15 वाला ए में भी डाला, N15 वाला बी डिश में भी पुट किया, N15 वाला सी डिश में, पैटी डिश में भी पुट किया। अब जब उसने N15 वाला डीएनए N14 के कल्चर मीडियम में डाला और उसको डालते ही निकाल दिया गया एक टेस्ट ट्यूब में, यानी कि 0 मिनट के अंदर ही उसको टेस्ट ट्यूब में डाला गया। इस वजह से यह डाला गया ताकि बैक्टीरिया को रिप्लिकेशन का टाइम ना मिले, क्योंकि बैक्टीरिया तो इकोलाई तो 20 मिनट बाद डीएनए को रिप्लिकेट करता है, यानी डिवाइड होता है। तो जब 0 मिनट में डाला गया तो टेस्ट ट्यूब के अंदर फिर उसको सेंट्रीफ्यूज करवाया गया। तो सेंट्रीफ्यूज करवाने के बाद देखा गया कि जो डीएनए का यहां पे जो बैंड नजर आया, तो वो बैंड हैवी रीजन पे था, यहां पे था, हैवी वाली जगह पे था। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो डीएनए है इसमें N15 है या N14 है। तो आपको याद हो तो N15 वाला H रीजन में यानी नीचे बैठता था, बैंड नीचे बनाता था। सो H रीजन में जो H बैंड बना, हैवी बैंड बना, तो इसका यह मतलब हुआ कि डीएनए N15 वाला ही था। N14 कल्चर मीडियम में उसने रिप्लिकेशन नहीं की क्योंकि टाइम 0 मिनट था। तो इसका यह मतलब हुआ ये जो डीएनए है, ये N15 वाला है। अब जब 20 मिनट गुजर चुके थे, तो 20 मिनट गुजरने के बाद इसका यह मतलब हुआ कि डीएनए की कॉपीज बन चुकी थी, डीएनए डुप्लीकेट कर चुका था। तो जब उन्होंने 20 मिनट बाद कल्चर मीडियम से यहां से उठा के टेस्ट ट्यूब में लिया, और टेस्ट ट्यूब में ऑलरेडी आपको पता है सीजियम क्लोराइड डाला हुआ है, उसमें डालने के बाद जब सेंट्रीफ्यूज करवाया गया, तो अब जो बैंड बना ना वो लाइटर बना ना वो हेवियर बना, जो बैंड बना वो इंटरमीडिएट बना। तो इस बात का क्या प्रूफ है, इस बात का क्या मतलब है? इस बात का यह मतलब है कि यहां पे जो इंटरमीडिएट बना है, तो इसका मतलब यह हुआ है कि इसमें एक N14 वाला है और N15 वाला। अगर दोनों N15 वाले होते तो नीचे होते और दोनों N14 वाले होते तो ऊपर होते। तो इसका यह मतलब है इससे जो 2 डीएनए 20 मिनट बाद बन चुके हैं, उनमें दोनों जो डीएनए हैं, एक जिसको मैंने ग्रीन से शो किया हुआ है, इसका यह मतलब है कि ग्रीन वाला N14 है और जो रेड वाला है वो N15 है। सो दोनों क्या हुए, 40N भी 50% है और 15N भी 50% है।
तो ये दोनों कौन सी लोकेशन पे होंगे? इंटरमीडिएट पे होंगे। तो इस बात से ये बात तो कंफर्म हो चुकी थी कि कंजर्वेटिव मॉडल गलत है। क्यों? अगर कंजर्वेटिव मॉडल होता तो जाहिर सी बात है कि यहां से एक स्ट्रैंड लाइट, ये जो N14 वाला जो स्ट्रैंड बनता, ये इंटरमीडिएट पे या ऊपर जाता लाइटर रीजन पे, और जो पेरेंटल का पेरेंटल स्ट्रैंड होता वो सबसे नीचे बैठता। ये बात होती तो ये बात कंफर्म थी, लेकिन ना ऊपर गया एक स्ट्रैंड, एक डीएनए, ना नीचे बैंड नजर आया। तो इसका यह मतलब हुआ ये बात तो गलत है। लेकिन अभी ये बात प्रूफ नहीं हुई कि कंजर्वेटिव मॉडल ठीक है या डिस्पर्सल मॉडल ठीक है, क्योंकि कंजर्वेटिव मॉडल में भी 50-50 और इसमें भी मिक्सचर है। तो यहां तक ये बात प्रूफ हो चुकी थी कि अब में भी ये डिस्पर्सल हो और में भी ये सेमी कंजर्वेटिव मॉडल हो। इसको फर्दर प्रूफ करने के लिए जब उसको फर्दर 20 मिनट्स के बाद 40 मिनट्स तक छोड़ा गया, तो इसका मतलब है इन्होंने फर्दर कॉपीज बना दी, यानी डीएनए ने एक और रिप्लिकेट हो गया है और कॉपी बना दी है। अब इस डीएनए ने भी और इस डीएनए ने भी फर्दर कॉपीज बना दी है। तो ये डीएनए कैसी कॉपी बनाएगा? ये पेरेंटल एक और ये N14 वाला ये। अब N14 वाले से भी N14 वाला बनेगा और N15 के ऊपर भी N14 वाला ही बनेगा, क्योंकि जो कल्चर मीडियम है वो N14 वाला है। इसी तरह ये केस इस तरह होगा। तो अब मुझे ये बताएं, ये वाला जो होगा जिसके अंदर रेड भी मौजूद है और ग्रीन भी मौजूद है, तो ये इंटरमीडिएट होगा, लाइटर होगा या हैवी? तो आप कह रहे होंगे कि ये इंटरमीडिएट होगा। सेम इसी तरह ये भी इंटरमीडिएट होगा। जिसके अंदर N14 टोटली है और N14 टोटली है, तो ये कौन सा होगा? हैवी होगा, लाइटर? तो लाइटर होगा। तो बैंड कौन कौन सी रीजन पे बनने चाहिए? तो बैंड लाइट रीजन में, लाइट एरिया में बैंड बना, और जो दूसरा बैंड बना वो इंटरमीडिएट पे बना। तो यह बात प्रूफ हो चुकी। अगर डिस्पर्सल होता तो डिस्पर्सल में फिर दोनों की जो परसेंटेज है वो सेम होती और फिर हमारे पास इंटरमीडिएट ही बनता, लाइटर ना बनता। तो इस बात पे हम ये कंक्लूजन निकालेंगे कि जो मॉडल ठीक है वो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ठीक है। सो डीएनए रिप्लिकेशन कौन से मॉडल से होती है? सेमी कंजर्वेटिव मॉडल से होती है। इन्हीं पॉइंट्स को मैं अगेन रिवाइज करूं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सबसे पहले उन्होंने N14 वाला कल्चर मीडियम लिया, N14 वाला कल्चर लिया, N14 वाला कल्चर लिया। कल्चर में लेने के बाद N15 वाला डीएनए यानी N15 वाला बैक्टीरिया डाला, N15 वाला बैक्टीरिया डाला, N15 वाला बैक्टीरिया डाला। जब उन्होंने N15 वाला N14 में डाला तो डालते ही उसको निकाल दिया गया एक टेस्ट ट्यूब में, उसको सेंट्रीफ्यूज करवाया गया। तो जो बैंड है वो हेवियर यानी नीचे नजर आया, क्योंकि ये N15 वाला था और डेंस था। तो इसका यह मतलब हुआ कि N15 N14 में अभी रिप्लिकेट नहीं हुआ था, क्योंकि 0 मिनट गुजर चुके थे। जब उन्होंने 20 मिनट बाद टेस्ट ट्यूब में डाला तो टेस्ट ट्यूब में जो बैंड था वो इंटरमीडिएट था। तो इसका यह मतलब हुआ कि इस डीएनए ने रिप्लिकेट हो गया है। एक N15 वाला स्ट्रैंड है और एक N14 वाला नया स्ट्रैंड बन चुका है इस कल्चर से, N14 से। तो अब ये इंटरमीडिएट देखे। इसके बाद 40 मिनट्स बाद जब इन दोनों ने भी अपनी कॉपीज बनाई, तो कॉपीज बनाने के बाद यह पता चला कि N14 वाले 2 हैं और N15 और N14 वाले जो हाइब्रिड हैं वो भी 2 हैं। तो बैंड इंटरमीडिएट और लाइट बना। तो इस बात से ये प्रूफ हो चुका है कि जो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है जो वाटसन एंड क्रिक ने प्रपोज किया था, वो उसी के मुताबिक डीएनए की रिप्लिकेशन होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डीएनए रिप्लिकेशन कैसे होती है उसके मैकेनिज्म को डिटेल से डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको समझ आई होगी। कोई भी आपको इशू हो, प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।